अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हो मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड STA 630 का लेसन नंबर 28, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपल में क्या होता है कि जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल लें वो होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम हो, वो होते हैं सिंपल रैंडम सैंपल। मैं इनके बहुत ही शॉर्टली और ब्रीफली आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इनकी डिटेल्स बहुत ज्यादा दी हुई है और डिटेल्स में कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक चीज यही है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बाकी आप रीड करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल क्या होता है? सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में होता है कि हम एलिमेंट्स की सिलेक्शन के लिए एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं और फिर इस सिस्टम को फॉलो करते हुए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस को सिलेक्ट करते हैं। फिर जब हम पॉपुलेशन से एक सैंपल बनाते हैं और सैंपल की बेस पर हम एक इंटरवल बना लेते हैं और फिर नेक्स्ट उसी की बेस पर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में क्या होता है कि हमने जैसे पहले पढ़ा कि रैंडम सैंपल के लिए पॉपुलेशन का होमोजीनियस होना जरूरी होता है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर इसको स्ट्रेटिफाइड करते हैं, यानी पॉपुलेशन के जिन हिस्सों में एक जैसी खसूसियात होंगी उनको ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे लेकिन ग्रुप्स के अंदर मौजूद पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होंगी। ठीक है, मतलब दोनों ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से तो डिफरेंट होंगे लेकिन इन द ग्रुप जो उनकी पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी। यही बताया हुआ है इसकी सारी डिटेल में भी, बाकी मैंने हाईलाइट भी की हुई है इंपॉर्टेंट चीजें। स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले ये एमसीक्यूज के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जो आइडियल स्ट्रेटिफिकेशन है वो बेस करती है प्राइमरी वेरिएबल पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे अंडर स्टडी। ठीक है, अब स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है? इस प्रोसेस में मतलब हम डिस्कस करेंगे कि आप स्ट्रेटिफिकेशन करते क्यों हैं। हम स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि तमाम खसूसियात रखने वाले लोग इसमें शामिल हो सके। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ खसूसियात वाले ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जो ग्रुप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इन द ग्रुप सेम होते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की कि ग्रुप्स एक दूसरे से तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इन द ग्रुप सेम होते हैं, तो इसलिए कि हर किस्म की खसूसियात रखने वाले लोगों को ग्रुप पे शामिल किया जाए हम स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हर ग्रुप से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और इस तरह हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को सैंपल में शामिल कर लिया जाता है। नीचे हमारे पास आगे टर्म्स हैं प्रोपोर्शनेट वर्सेस डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग क्या होती है? मींस के जो ग्रुप हमने बनाए, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप में से सेम तादाद को यूनिट में सिलेक्ट किया जाए। ये ग्रुप साइज पे डिपेंड करता है कि छोटे ग्रुप होंगे, छोटे ग्रुप पे मतलब कम और बड़े ग्रुप पे ज्यादा लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ग्रुप्स में जो पॉपुलेशन की तादाद होती है उनके मुताबिक उनसे सैंपल लिया जाता है, बट इट इज ऑपोजिट इन दिस प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ये मतलब कि सॉरी यार ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है। प्रोपोर्शनेट में तो ये होता है ना कि हम ग्रुप साइज पे डिपेंड करता है, अगर छोटा ग्रुप है तो हम थोड़ी क्वांटिटी में उसमें से सैंपल लेते हैं और अगर बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट में ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर इसमें होता क्या है कि अगर एक ग्रुप बहुत छोटा है और उसकी परसेंटेज के हिसाब से जो सैंपल लिया जा रहा है वो इतना छोटा है कि उसका पूरे सैंपल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि इस ग्रुप में से बड़ा सैंपल ले लेंगे। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि इस ग्रुप में से जो सैंपल है वो बहुत छोटा है और इसकी परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम उससे बड़ा सैंपल ले लेंगे। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में मतलब कि अब क्या है ये कि अगर पॉपुलेशन में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ क्लस्टर्स हैं जो जियोग्राफिकली फैले हुए हैं, हर क्लस्टर को स्टडी करने के लिए हमें हर किसी के लिए अलग अलग टाइम, कॉस्ट और लेबर की जरूरत होती है। इस सूरत में हम मुख्तलिफ क्लस्टर को लिस्ट कर लेंगे, ठीक है, एक साथ, और सिमिलर क्लस्टर्स को एक ही ग्रुप में शामिल करके इस तरह जब हम सिमिलर क्लस्टर्स का एक ग्रुप बना लेंगे, इस तरह हमें हर क्लस्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है,
कि अगर हम हर क्लस्टर को अलग अलग स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें अलग टाइम, अलग कॉस्ट, अलग लेबर की जरूरत होगी। इसलिए हम ये देखेंगे कि जो सिमिलर क्लस्टर्स हैं उनका एक ग्रुप बना लिया जाए, जो कुछ और सिमिलर हैं उनका दूसरा ग्रुप बना लिया जाए और ग्रुप वाइज स्टडी की जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम कुछ सेव होगा, कॉस्ट और लेबर की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसी में एक टर्म इस्तेमाल की गई है, मल्टी स्टेज एरिया सैंपलिंग। अब मल्टी स्टेज एरिया सैंपलिंग क्या होती है? इसमें पहले क्लस्टर सेलेक्ट किए जाते हैं और फिर क्लस्टर्स को ग्रुप में तकसीम किया जाता है और उन ग्रुप से सैंपलिंग की जाती है और एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, सिंपल इज दैट कि आप पहले क्लस्टर से ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में से सैंपलिंग करते हैं और इस तरह आप उनमें से अपने एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। नाउ व्हाट इज डबल सैंपलिंग? डबल सैंपलिंग मीन्स कि आपने एक सैंपलिंग बना ली है, अब आप उस एक सैंपलिंग से मजीद कुछ चीजों को इकट्ठा करके दोबारा उनमें से सैंपलिंग करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल सैंपलिंग, जिसको सब सैंपलिंग भी कहा जाता है और इस प्रोसेस को हम डबल सैंपलिंग कहते हैं। और व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सैंपल डिजाइन? अब एप्रोप्रिएट सैंपल डिजाइन क्या है? सबसे फर्स्ट कि आपके पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आपने जो भी रिसर्च किया, जो भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, उसमें कितनी एक्यूरेसी थी, कितने रिसोर्सेज थे, मतलब कितना टाइम है, कितने लिमिटेशंस है रिसोर्सेज की, कौन सी टेक्निक्स आपने यूज की है, और उस पॉपुलेशन के बारे में एडवांस आपके पास कितना नॉलेज है। क्योंकि अगर आपके पास एडवांस में उसके बारे में नॉलेज होगा तो आपका उस पर टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर नेशनल वर्सेस लोकल प्रोजेक्ट्स, कुछ नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ लोकल लेवल पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की जो है सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि मैंने पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली। अगर जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं वो इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है जियोग्राफिकली, जो हम ऊपर पढ़ के आए कि जियोग्राफिकली फैले हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम क्लस्टर सैंपलिंग कर लेते हैं। ठीक है, नीड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी हम एक प्रोजेक्ट के लिए जो भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं या जो भी टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं उसको बाद में एनालाइज किया जाता है, स्टैटिस्टिकली चेक किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी में तो होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत होती है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं करते। तो ये हमारा लेसन नंबर 28 था, जिसका कंसेप्ट क्लियर करने की मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है और आई होप कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो भी गया होगा। बाकी आप लोग रिवाइज करेंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।